हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमने कोर्स चालू किया था एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स का, आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके बेसिक यानी इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया था, जो एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स उसका इंट्रोडक्शन। और उसमें मैंने आपको बताया था कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स इसमें हम पढ़ते हैं और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स इसमें हम पढ़ते हैं। तो उसका मैंने आपको इम्पोर्टेंस और उसका मैंने आपको यूज़ बता दिया था, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर सेकंड लेक्चर में हमने जनरल और फर्स्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में ही पढ़ा था। और फिर हमने बात की थी, हम सेकंड लेक्चर में हमने ये बात किया था कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उस पे हमने बेसिक किया था। लेकिन जो आज का हमारा लेक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। वो इम्पॉर्टेंट लेक्चर इसलिए होने वाला है क्योंकि जो एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स है उसका लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का आज हम लोग पूरा खत्म करेंगे। और एक और चीज़ देखेंगे कि इसे हम फाइंड कैसे करते हैं, कि इसे हम क्या करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यानी जीसी क्या होता है। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यानी जीसी क्या होता है। तो हमने वहाँ पे ये जाना था कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट which can fully describe which can totally describe the motion and the position of any system, कि वो किसी भी सिस्टम के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन को बिल्कुल अच्छे से बता दे। उसके पोजीशन और मोशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हमारे सामने आए तो उसको वो एक्सप्लेन कर दे, उसको क्या कर दे, उस क्वेश्चन का टोटली आंसर दे दे। तो उस नंबर के इंडिपेंडेंट और मिनिमम नंबर के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होने के लिए हम कितने कंडीशंस को रखा था। तो हम कंडीशंस को पहले यहाँ लिख दीजिए। पहला कंडीशन हमारा था, पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि वो क्या होने चाहिए, वो किसी भी सिस्टम के मोशन से रिलेटेड या पोजीशन से रिलेटेड उसके सवाल के जवाब दे। तो पहला हमारा कंडीशन क्या था कि वो किसी भी सिस्टम के डिस्क्राइब अबाउट मोशन एंड पोजीशन ऑफ एनी सिस्टम या ऑब्जेक्ट। सेकेंड हमारा कंडीशन हमने वहां पे क्या रखा था कि वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो सेकेंड हमारा कंडीशन क्या था कि वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ दो कंडीशंस थे। तो जो भी कोऑर्डिनेट इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर देगा और सेटिस्फाई कर देगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यानी जीसी। तो ठीक है, हमने पहले एग्जांपल में क्या देखा था, हमने पहले एग्जांपल में यह देखा था कि जैसे ये मान लीजिए हमारा एक्स वाई प्लेन है। ये क्या एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई जेड। तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई, सॉरी इसको हम लोग वाई मान लेते हैं ना। ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। और ये जेड जो है अभी ये जीरो पे है, मतलब अभी जो भी हम लोग यहाँ पे सर्कल बनाने जा रहे हैं वो भी जीरो पे है। तो कुछ हमने क्या एज्यूम किया था कि एक कोई सर्कल है, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है। ये क्या है, एक सर्कल है। ये क्या है, एक सर्कल। इसे ढंग से बना लेता हूँ। ये हमारा हो गया सर्कल। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि यहाँ इसके सरफेस पे, इसके सरकमफ्रेंस पे क्या एक ऑब्जेक्ट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, अभी हमने जेड को क्या माना है, अभी हमने जेड को जीरो माना है। तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हम इसी डायग्राम को कुछ ऐसे बना सकते हैं कि ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो क्या कर, तो ये और देखिए जेड ऐसे निकला है, जेड यहाँ पे ऐसे निकला है, यानी कि इधर है ऐसे। तो जेड हमारा जीरो है तो उसे हम अभी ले नहीं रहे। तो ये एक्स वाई प्लेन पे एक सर्कल है जिसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे
एक ये ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर आर जो होगा, इसका पोजीशन वेक्टर आर, इसका कोऑर्डिनेट भी एक्स और वाई होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई होगा। इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अभी z का यहाँ पे हमने काम नहीं है, क्योंकि हमने इसको जीरो भी एज्यूम किया, तो इसे यहाँ पे हम हटा लेते हैं। हमने इस पे भी जीरो एज्यूम किया z को, तो यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। और यहाँ पे हमारा x क्या है, x हमारा सॉरी r क्या है, फिक्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल। देखिए हमें यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया। हमें यहाँ पोजीशन वेक्टर मिल गया, तो मैं पोजीशन वेक्टर से इसकी वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल सकता हूँ, मैं इसका वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल सकता हूँ। और मैं इसका अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, तो मैं इससे एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ, मैं इससे एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ। और मुझे एक्सेलरेशन भी मिल गया, तो मैं यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू एम ए और पी इज इक्वल टू एम वी, यानी फोर्स और मोमेंटम भी मैं निकाल सकता हूँ। इससे मुझे ये पता चलता है कि जो दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले ना, यहाँ पे एक्स और वाई, जो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, तो ये दो कोऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसके इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं। इसके 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 सामने जो भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बताओ, तो लीजिए मोमेंटम ये हो गया, क्योंकि हमें इसका हमें पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो यहाँ से हमने वेलोसिटी वेक्टर इसका निकाल लिया, और वेलोसिटी निकल गया तो इसका कुछ मास होगा, तो वेलोसिटी इनटू मास करके हम इसका मोमेंटम निकाल लेंगे। अब हमें वेलोसिटी पता चल गया, तो हम इससे इसका डबल डेरिवेटिव लेके ये एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो इससे हमें फोर्स भी पता चल जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एक्स वाई हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ये जो हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिले हैं, ये इस ऑब्जेक्ट के इस ऑब्जेक्ट के मोशन के रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, कोई से भी क्वेश्चन को फेस करके उसे आंसर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या प्रॉब्लम अराइज होता है कि जो पोजीशन वेक्टर आर है, ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी चल जाए, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी आ जाए, तो ये पोजीशन वेक्टर आर बदलेगा नहीं। सॉरी, ये पोजीशन वेक्टर जो आर है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। इसका डायरेक्शन तो भले ही बदल जाएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि ये सर्कल है, और सर्कल का रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई, और इसका इसका मैग्नीट्यूड जब निकलेगा, तो इसका आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये जो आर है, ये जो आर इसका मैग्नीट्यूड है, ये क्या रहने वाला है, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ये हमेशा फिक्स रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है, हमेशा फिक्स रहने वाला है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। इसका जब मैग्नीट्यूड फिक्स रहने वाला है, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो यहाँ पे हमें आर को निकालना है, तो हमने आर को एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर निकाल दिया। आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जो आर स्क्वायर है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, कि आर स्क्वायर का वैल्यू कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका ये रेडियस है। तो ये हमें हाइपोटेनस मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। और ये अपना वाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा वाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा एक्स हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारा आर स्क्वायर तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये जो वाई, तो हमारा आर स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स और वाई जो है वो खुद ब खुद नहीं बदल पाएंगे, वो अपने मर्जी से। वो ऐसा ऐसा नहीं है कि एक्स अपने मर्जी से बदल जाए तो वाई वाई ना बदले, ऐसा तो कभी होगा नहीं भाई। जब एक्स बदलेगा तो वाई को तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये है 5 इक्वल टू 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ, 5 इक्वल टू 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 3 को बदल देता हूँ, 3 को बदल के मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, 3 को बदल के 4 लिख देता हूँ, तो ये 2 को बदलना पड़ेगा। ये 2 को बदल के यहाँ पे x आना पड़ेगा। जैसे ये 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई मान लीजिए,
तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, तो हमने x की वैल्यू 3 निकाल दिया और y का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दिया। अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि x का वैल्यू मैं यहाँ 4 रख देता हूँ। x का वैल्यू मैं 4 रख दूंगा तो मुझे y की वैल्यू चेंज करनी ही पड़ेगी। अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो ये जो हमारा यहाँ पे जो आंसर निकल रहा है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे x y की वैल्यू बदलना पड़ेगा। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ तो ना यहाँ तो ना x इंडिपेंडेंट है, ना तो यहाँ y इंडिपेंडेंट है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था, ये तो इसे फुलफिल कर दे रहे, सेटिस्फाई कर दे रहे। लेकिन जो सेकंड हमारा कंडीशन है, इसे ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो ये हमारी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन था, ये जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम था, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको ये जो हमारा CS था यानी कार्टेशियन सिस्टम, इसके बाद हम ले जाते हैं सिलेंड्रिकल कार्टेशियन सिस्टम पे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम था? ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से जाएंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। तो हमने कभी क्या किया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सिलेंड्रिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब इससे हम कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जा रहे हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपने वेक्टर एनालिसिस को पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। फिर आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक एग्जांपल देखा। अब हम लोग किसका एग्जांपल देखेंगे? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एग्जांपल देखेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है कि नहीं, क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर पाए। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं उसका। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा x z है, ये x हो गया, और सॉरी ये y हो गया ये y हो गया, और ये x, ये ओरिजिन, और ये क्या है? z। यहाँ पे हमारा z, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हमारे जैसे इसमें होते हैं XYZ होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है S फाई Z। तो अभी इसका हम सब समझेंगे। तो अब क्या करते हैं, अब हमारा यहाँ पे Z इक्वल टू 0 है, यानी कि इस पे काम हो रहा है। तो Z इक्वल टू 0 जो हमारा हो जाएगा, तो Z इक्वल टू 0 यहाँ पे। और तो ये S क्या होता है? S होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, S क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। X है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम Z। तो Z ऐसे निकला, तो हमारा Z ऐसे है, तो हमारा ऐसे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, यानी कि कुछ ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। और ये जो S है, ये जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो R है, वो R भी तो है, पोजीशन वेक्टर R भी तो है। ठीक है, तो यानी इसके यहाँ से यहाँ तक का रेडियस भी है, ये रेडियस भी है, ये पोजीशन वेक्टर R भी है, और ये S भी है। और फिर आता है फाई क्या होता है? ये जो S है, इससे x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग फाई कहते हैं। ठीक है, फाई हो गया ये। और z क्या है? ये जो z अपना जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है वो होता है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला कि z तो हमारा यहाँ पे 0 है, ये z यहाँ पे z इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे हमारा z इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये एक्स वाई पे काम हो रहा है, अभी इसका ऊंचाई नहीं है, केवल एक्स वाई पे काम हो रहा है। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट यानी फिक्स हो गया। फिर जो हमारा s है, वो s किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। तो ये रेडियस तो कभी बदलेगा नहीं, तो हमारा s भी फिक्स हो गया। और ये जो लेकिन जो यहाँ पे फाई है, यहाँ पे फाई है, वो चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है कि देखिए, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा,
ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, फिर ऐसे गोल घूमेगा नहीं, 360 में जब ये घूमेगा तो इसका ये डिग्री कितने, ये फाई जो है कितना एंगल बना सकता है, ये 0 डिग्री से, ये 0 से 2 पाई तक जा सकता है। ये 0 से, इसका रेंज कितना होगा, 0 से 2 पाई तक का रेंज होगा इसका, 0 से 2 पाई तक का रेंज होगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो फाई है ये इंडिपेंडेंट है। ये फाई क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे जेड तो यहाँ फिक्स है, जेड हमारा फिक्स है, एस भी हमारा फिक्स है, लेकिन जो फाई है इससे चेंज हो रहा है। फाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट है। जेड जो 0 हो गया ये फिक्स हो गया, एस भी हमारा फिक्स हो गया, लेकिन जो हमारा ये फाई है, ये जो हमने 0 से लेकर 2 पाई तक ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के चेंज हो रहा है। पहले यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 60 था, तो यहाँ जाएगा तो 90 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 180 हो जाएगा, फिर ऐसे घूम के फिर 360 हो जाएगा। इसका रेंज कितना होगा, 0 से 2 पाई तक। तो जो हमारा फाई है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये पहला कंडीशन को सॉल्व, ये पहले कंडीशन को सॉल्व कर, सॉरी दूसरे कंडीशन को तो सॉल्व कर दिया, यहाँ पे लिखा है ना, दूसरे कंडीशन को इसने सॉल्व कर दिया, तो इस पे हम टिक लगा देते हैं। और ये पहले कंडीशन को सॉल्व कर ले रहा है, तो आंसर है हाँ, ये तो कर ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फाई निकल गया है। तो सेकंड ये इंडिपेंडेंट है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये इस ऑब्जेक्ट से मोशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसे फेस कर लेगा। तो ये पहले कंडीशन को भी सॉल्व कर ले रहा है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होने के लिए। तो ये पहले कंडीशन को भी सॉल्व कर दे रहा है। पहला कंडीशन क्या था कि मोशन और पोजीशन की ये डिस्क्राइब कर सके मोशन और पोजीशन किसी भी सिस्टम का, और सेकंड क्या हो, ये इंडिपेंडेंट हो। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो फाई निकला है ये क्या है, एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। ये क्या है, एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमें यहाँ से क्या निकला, हमारा पहला जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या आ गया, फाई आ गया। अब हम इसी सीन को करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम डायरेक्ट जंप करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उस पर भी एक एग्जांपल लेंगे, उस पर भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम जंप कर रहे हैं। ये आ गया हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है आर थीटा फाइव, सॉरी आर थीटा फाइव, आर थीटा फाइव। ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब ये स्फीयर है तो ऐसे तो रहेगा नहीं, तो ये स्फीयर ऐसे बनेगा, हमारा स्फीयर बन गया। और ये हो गया ये। अब क्या करें, स्फीयर को जो सरफेस होता है उस पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे से घूम रहा है, वो कंस्ट्रेटेड है, क्या है, कंस्ट्रेटेड है। तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर आर, सॉरी पोजीशन मैग्नीट्यूड नहीं, ये वेक्टर है। और यहाँ से यहाँ तो ये इसका रेडियस भी हो गया, और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड भी होंगे, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर थीटा फाइव भी होगा, आर थीटा फाइव। तो ये जो आर क्या होता है, आर होता है इसका पोजीशन वेक्टर होता है। यहाँ पे आर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, आर का क्या मतलब होता है, पोजीशन वेक्टर। और थीटा का क्या मतलब होता है, थीटा होता है ये हमारा जेड एक्सेस से जो ये पोजीशन वेक्टर, ऐसे पोजीशन वेक्टर कोई एंगल बनाएगा तो उसे हम कहते हैं थीटा। और हमारा फाई क्या होता है, इसके प्रोजेक्शन से बने, इसके प्रोजेक्शन से जो यहाँ पे एंगल बनेगा एक्स एक्सेस से, उससे हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। तो ये इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो इसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। ये जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। अब फिर मैं बताना कि जो आर होता है ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। ये हमारा थीटा जो होता है ये पोजीशन वेक्टर से बना जेड एक्सेस से एंगल होता है थीटा। और फाई क्या होता है, इसका जो प्रोजेक्शन होता है, ये प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे निकाला, तो ये एक्स एक्सेस से इसका प्रोजेक्शन से बना कोई भी एंगल होता है, तो ये हमारा एंगल फाई हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा आर जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा यहाँ पे यहाँ तक का रेडियस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हमारा यहाँ पे आर फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसका जो कुछ भी रेडियस हो या फिर कुछ भी इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो तो फिक्स हो गया।
अब यहाँ पे जो थीटा है, अभी जो थीटा है ये क्या फिक्स है? तो ये फिक्स नहीं है। ये देखिए, ये जो जेड एक्सिस जो भी ये एंगल बनाएगा, यानी कि कुछ ऐसे घूम के आएगा तो ये ऐसे एंगल बनेगा, यानी कि 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, 0 से पाई तक का इसका रेंज है, 0 से पाई यानी कि 0 से 180। और इसका क्योंकि थीटा जो है ये ऐसे मूव कर रहा है, मतलब कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। और ये जो फाई है ये कैसा है? फाई ये कुछ ऐसे घूम रहा है, यानी कि 360 में, यानी कि इसका हो गया रेंज कितना? 0 से 2 पाई तक। जब तक आप कभी भी 3D में जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो आपके इमेजिनेशन और 3D को विजुअलाइज करने की इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। जैसे ये फाई है, ये ऐसे घूम रहा है, तभी इसका रेंज इतना है 0 से 2 पाई। और ये जो है, ये जो थीटा है ये जेड जेड एक्सिस से ये पोजीशन वेक्टर के बनने वाला क्या है? एंगल होता है। तो ठीक है, हमें यहाँ पता चल गया कि जो आर है वो फिक्स है, और ये जो फाई और थीटा निकला है ये दोनों क्या है? ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है। और ये ये दोनों जो है ये तो सेकंड हमारा जो यहाँ पे कंडीशन था उसे तो ये लोग फुलफिल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पहले कंडीशन को भी, ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इनके पास क्वेश्चन आएगा, मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसे ये सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पहला कंडीशन भी फुलफिल करते हैं, यानी कि ये जो थीटा और ये हमारा फाई है, थीटा और फाई है, ये क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। थीटा और फाई क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। अब हमारे पास, अब तो हमने यहाँ पे देखिए हमने सीख लिया कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमें ऐसे ऐसे क्या होता है, हमें उसको कैसे, अब इससे का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इनसे हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इस जो यहाँ पे हमारा डायग्राम है उसको यहाँ पे रहने देंगे। तो जब यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने आ रहे थे? इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ रहे थे 2। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है। अब ये ऐसा ऑब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट इसके मोशन पे कोई चेंज नहीं ला रहा है, तो फिर साथ साथ इसकी यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, और ये हो जाएगा आर प्राइम, थीटा प्राइम और फाई प्राइम। ठीक है, तो इसका एक अलग से इसका तो 2 इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया और 2 इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? थीटा फाई, थीटा प्राइम और थीटा फाई, फाई प्राइम। तो जब 2 ऑब्जेक्ट थे तो हमारे कितने आए? 4। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालता हूँ। तुम्हारा हेडिंग यहाँ डाला हाउ टू फाइंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, हाउ टू फाइंड इट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 3। तो इसको पहले हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? रिप्रेजेंटेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है Q1, Q2, Q3, Q4 डैश 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 QK डैश 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 QN। यहाँ पे N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ GC, नंबर ऑफ GC यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हमें पता करना है किसी N, कोई N नंबर, यानी कितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये N क्या है हम अभी फाइंड करेंगे। N जो है वो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। N यहाँ पे स्मॉल n क्या है? यहाँ पे हमारा स्मॉल n है नंबर ऑफ GC, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग फाइंड करना है। और यहाँ पे हम एज्यूम कर देते हैं कि R क्या कंस्टेंट, तो उसे हम C से डिनोट करते हैं। यहाँ पे नंबर C क्या है? नंबर ऑफ कंस्टेंट है, नंबर ऑफ कंस्टेंट, नंबर ऑफ कंस्टेंट। तो C क्या हो गया? नंबर ऑफ कंस्टेंट। तो हमें क्या क्या चाहिए? 3n। हाँ ठीक है। तो किसी भी नंबर के किसी भी कितने भी हम आपको कितने भी ऑब्जेक्ट पकड़ा दें उसका आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक बस महामंत्र है, उसको वो मंत्र ऐसे है। तो आपको नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी कि स्मॉल n आपको फाइंड करना है। स्मॉल n इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी 3n माइनस
सी यानी नंबर ऑफ कंस्टेंट। तो जैसे कि ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिला है, अभी हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक है, एक ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि यहाँ पे ना हमें एन निकालना है, एक ऑब्जेक्ट यानी 3 × 1, और इस पे कंस्टेंट एक ही है। ये देखिए कंस्टेंट यहाँ पे बस एक ही है ना, बस ये रेडियस में कंस्टेंट है, कंस्टेंटेड है, तो यहाँ पे -1। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सी कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि हमने यहाँ पे पहले निकाल लिया था। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैं हमारे, अब देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आ गए। अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए, तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए, तो एन की, कैपिटल एन की जगह हम 2 रखेंगे, कैपिटल एन की जगह मैं 2 रखता हूँ। तो एन इक्वल टू कैपिटल एन की जगह 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने, नंबर ऑफ कंस्टेंट देखिए एक है, एक इसका कंस्टेंट है, एक इसका कंस्टेंट है, यानी नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने हो गए, 2। तो ये हमारे आ जाएगा 6 × 3 3 2 6 और -2 4, n इक्वल टू 4। तो हमने यहाँ पे पहले भी निकाल लिया था कि इसका n इक्वल टू 4 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको और मैं इसको ऐसे एक रस्सी से मैं क्या कर देता हूँ, अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कंस्ट्रेटेड हो गए, ये दोनों ना, तो ये ना फ्रीली मूव कर पाएगा ना ये फ्रीली मूव, ये दोनों एक दूसरे पे कंस्ट्रेंटेड हो गए। तो हमें अब इसका क्या निकालना है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट निकालना है। तो n इज इक्वल टू 3n माइनस क्या निकाला, c, 3n माइनस c है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो 3n कितने, 2 है, और यहाँ पे कंस्टेंट, नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने, देखिए एक ये कंस्टेंट है, एक ये कंस्टेंट है, और ये जो हमने रस्सी से बांधा था वो एक और कंस्टेंट हो गया, यानी कि हमारे पास 3 कंस्टेंट हो गए। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 3 - 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ गए 3, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ गए 3। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी के साथ क्या करता हूँ, मैं इसे छुड़ा लेता हूँ, हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 3 ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मुझे अब मुझे टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चाहिए। तो 3 ऑब्जेक्ट है, तो मैं फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट निकालना है। तो 3 ऑब्जेक्ट कितने हैं, n, तो यानी 3 × 3 माइनस कितने कंस्टेंट लगे इस पे, 1 2 3 -3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 6 आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, सबको रस्सी से बांध देता हूँ, अब मुझे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पता करने, बताओ 3n इक्वल टू 3n माइनस c। तो यहाँ पे 3n कितने हैं, 3, और कोऑर्डिनेट कंस्टेंट कितने, 1 2 3, 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5, एक ये कंस्टेंट है, एक ये कंस्टेंट रस्सी वाला हो गया, एक इसका पोजीशन वेक्टर r, इसका रेडियस का कंस्टेंट हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि कितने आ गए, 4, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट 4। तो हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करने का एक महामंत्र मिल गया, वो है n इज इक्वल टू 3n माइनस c, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, एंड c इज इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स, नंबर ऑफ कंस्टेंट। तो आज का यहीं तक हमारा टॉपिक था। अब आने वाले लेक्चर में इसे हम और डिस्कस करेंगे। अब तो हमारे ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, इसे हमें फाइंड करना भी आ गया। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, उसके आगे जो भी हमारे कुछ भी आ रहे हैं, उससे धीरे धीरे जो हमारे पास टॉपिक आता रहेगा उसे हम लेक्चर में आपको पढ़ाता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।